गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आपका तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि कल की क्लास में हमने देखा कि संविधान निर्माण में हमें कितना समय लगा, कितने खर्च हुए, कितनी बैठकें हुई और कौन कौन से प्रस्ताव आए, इन चीज़ों को हमने बहुत बारीकी के साथ देखा। और मैंने शायद आपको याद हो, कल की क्लास में मैंने कुछ समितियां आपको पढ़ाई थी और बोला था कि कुछ और समितियां हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज उन्हीं कुछ समितियों को लेके आया हूँ आपके साथ। चलिए उसको थोड़ा देखते हैं और शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले संविधान सभा की प्रमुख समितियां, मेजर कमिटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली। इसमें 8 सबसे बड़ी समितियां थी। 8 ऐसी समितियां थी जो मेन समितियां थी, जो संविधान की दशा और दिशा तय कर रही थी, और कुछ छोटी समितियां भी थी। तो हम सबको देखेंगे। जैसा कि बड़ी समितियां मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो आज फिर से बताएंगे। शुरू करते हैं। पहला, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा था संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन पावर अलग है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, लेकिन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसके प्रारंभ में संघ है, जिसके स्टार्ट में यूनियन है, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। फिर आता है प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे आपको दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। पहले इस पर देख लीजिए। एक तो प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आती है प्रारूप समिति। आई थिंक ये तो सबको पता होगा, एवरीवन नोज कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, जिसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे भी कि और मेंबर्स कौन कौन से थे। इसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर। नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब भाई जो घर का मालिक हो वही डिसाइड करेगा कि घर के नियम क्या होंगे, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी। तो इस हिसाब से इसके अध्यक्ष आपने गेस कर ही लिया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, जो मैं बोल रहा था ऊपर में प्रांतीय संविधान समिति पढ़ाते टाइम कि ध्यान रखना, तो इसी के लिए बोल रहा था। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपको लगा कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रांतीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। तो जो प्रांतीय संविधान समिति है, ये थी कि राज्यों के लिए संविधान में क्या क्या चीज़ें ऐड होगी, राज्यों के संविधान कैसे होंगे, उसके लिए समिति। और जो राज्यों के लिए समिति है, ये थी जब भारत कॉलोनियल रूल्स में था तो बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित था, जैसा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। तो उनको एक साथ समेकित करने के लिए, उनको एक साथ ला के संघ बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको लग रहा होगा कि सर सबसे ज़्यादा तो राज्यों को मिलाने के लिए काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यही चीज़ें फंसेगी आपकी। आप पेपर में कॉन्फिडेंस में यही चीज़ें गलत करके आओगे। इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखना है, और सिविल सर्विसेज उन्हीं क्वेश्चंस को उठाती है जहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए राज्यों के लिए समिति हमेशा याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी। अब जो अध्यक्ष होगा वो बताएगा कि सभा कैसे चलेगी, उसके अलावा तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो संचालन समिति ऐसे याद रखिए, संचालन मतलब कि सभा का संचालन कैसे होगा। उसके लिए जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे हमारे कुछ मेजर कमिटीज। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा। संघ प्लस संघीय और एक राज्यों के लिए समिति, ये 5 में से 3 हो गए नेहरू साहब। कौन कौन से? संघ, संघीय और राज्यों के लिए समिति। राजेंद्र प्रसाद हो गए प्रक्रिया नियम और संचालन समिति। सभा कैसे चलेगा, नियम कौन कौन से होंगे, ये देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 हो गए। फिर प्रारूप समिति, सबको पता होगा, भीमराव अम्बेडकर। 6 हो गया। अब कौन सा बचा?
प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक याद रखिएगा, टोटल 7 हो गए। अब आते हैं प्रारूप समिति, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिनको ये जिम्मा दिया गया था कि संविधान कैसा होगा, क्या आदर्श होंगे, क्या उद्देश्य होंगे, लॉ की क्या क्या आशाएं उसमें होगी, इन सब की जिम्मेदारी मेन रूप से इसी समिति को दिया गया था। 7 मेंबर्स की एक टीम थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका मेन काम था नया संविधान तैयार करना। संविधान तैयार करना मतलब संविधान का प्रारूप तैयार करना कि चीज़ें कैसे होगी, कैसा दिखेगा हमारा संविधान। इसका जो पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ था वो फरवरी 1948 को प्रकाशित हुआ था। और जब प्रारूप प्रकाशित हुआ तो इसे जनता के लिए प्रकाशित किया गया था और जनता को 8 माह का टाइम दिया गया था कि आपके पास 8 महीने हैं, 240 दिन हैं, आप इसको पढ़िए, जांचिए, देखिए और बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें और शामिल होनी चाहिए थी, क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या और सुधार हम इसमें कर सकते हैं। इन चीज़ों को देख के आप 8 माह के अंदर बताइए। और फिर इन चीज़ों पे काम हुआ, बहुत सारे एप्लीकेशंस आए, बहुत सारे कंप्लेंट्स आए, बहुत सारी नई चीज़ें आई और लास्टली अक्टूबर 1948 को ये अंतिम रूप से पारित हो गया। याद रखना, फरवरी 1948 में पहली प्रारूप आई, 8 माह बाद अक्टूबर 1948 में अंतिम रूप से आई। कितने महीने का टाइम दिया गया था? 8 महीने का। थोड़े इसके मेंबर्स पे ध्यान दे लेते हैं। अध्यक्ष आपको मैंने बता ही दिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रमुख सदस्य में थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर KM मुंशी। अयंगर अय्यर दोनों प्रारूप में ही थे, ऐसे याद रखना। KM मुंशी 2 ऐसे लोग थे जो 2 पहले के लोगों की जगह पे आए। पहले BL मित्र थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देके संविधान सभा को क्विट कर दिया। उनकी जगह पे आए थे N माधव राव। ठीक है, BL मित्र की जगह पे आए थे N माधव राव और DP खेतान की डेथ के बाद आए थे TT कृष्णमाचारी। उल्टा मत कर देना कि DP खेतान की जगह पे N माधव राव कर देना और BL मित्र की जगह पे TT कृष्णमाचारी कर देना। इन चीज़ों पे ध्यान रखना, स्टेट पीछे से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। BL मित्र, N माधव राव, माधव अपने मित्र के साथ थे, ऐसे याद रखना। दूसरा था TT कृष्णमाचारी, DP खेतान। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी माइनर कमिटीज देख लेते हैं। अन्य छोटी समितियां, उसमें एक थी परामर्शदाता समिति, एडवाइजरी कमेटी। अध्यक्ष थे हमारे वयोवृद्ध पुरुष, मतलब वयोवृद्ध, दादा भाई नौरोजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एज में वृद्ध की बात कर रहा हूँ, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये नहीं कि आप समझ लेना कि मैंने वयोवृद्ध बोल दिया तो आप दादा भाई नौरोजी पे चले जाओ, बिल्कुल नहीं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अध्यक्ष थे। उसके अंदर कुछ उप समितियां थी, उसमें एक था मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। याद कैसे रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी समितियां हैं, चीज़ें खराब हो रही है। एक चीज़ याद रखिए कि भारत के नागरिक अधिकार को अपने जेब में लेकर घूमते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो अब जेब में लेकर घूमते हैं अधिकार, तो मौलिक अधिकार JB कृपलानी हो गया। अगला देख लेते हैं अल्पसंख्यक उप समिति, इसके थे SC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन से थे? SC मुखर्जी। इसका ट्रिक तो है मेरे पास, लेकिन थोड़ा डिस्प्यूटेड हो जाएगा, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से कुछ बना लेना। मैंने तो एक ट्रिक से याद किया है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आप ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं। मतलब ट्रिक इसी पे है, मुखर्जी साहब पे ही है, लेकिन थोड़ी हटाइए, आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय समिति उप समिति, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलोई। आपको नाम से ही लग रहा होगा, बोरदोलोई, बोडो जनजाति, ये सब पूर्वोत्तर भारत के नाम होते हैं। हमारे यहाँ राम, मोहन, राकेश और पता नहीं क्या क्या, छोड़िए। ऐसे याद रखिए कि बोरदोलोई है तो पूर्वोत्तर की बात आएगी तो बोरदोलोई है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें असम के क्षेत्र को नहीं जोड़ा गया है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में असम भी तो आता है, लेकिन असम के क्षेत्र को नहीं जोड़ा गया है।
और कुछ और क्षेत्र थे जो नहीं जोड़े गए थे। वो जो क्षेत्र जो नहीं जोड़े गए थे उनके लिए एक अलग से उप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे A.V. ठक्कर। क्या थे? A.V. ठक्कर। अब ऐसे याद रख सकते हैं कि पूर्वोत्तर सीमांत जनजातियों में से कुछ लोगों को टक्कर मार के बाहर छोड़ दिया गया, तो जो छोड़े गए लोग थे उसी के अध्यक्ष थे A.V. ठक्कर। एक और था, सॉरी माफ करिएगा लेकिन मुझे भी कभी कभी हंसी आ जाती है अपने ही ट्रिक देख के। एक और था उत्तर पश्चिमी सीमांत समिति, उसके कोई अध्यक्ष का पता नहीं है इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। उत्तर पश्चिमी सीमांत समिति, आपको ठक्कर साहब याद रहेंगे, छोड़ दिए गए थे टक्कर मार के, ठीक है। पूर्वोत्तर बोधो लोई याद रहेगा, मौलिक अधिकार जेब में लेके घूमते हैं तो जेबी कृपलानी, ये भी याद रहेगा आपको। अल्पसंख्यक के लिए एक मुखर्जी रट लीजिए, एक रटना कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ माइनर कमिटीज। पहला राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति। अब जो अध्यक्ष होंगे, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के डीन होते हैं, आपने देखा होगा कि ध्वजारोहण वही करते हैं। तो ध्वज की बात जहाँ भी होगी तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? बस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो पता ही है आपको। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति। आपको शायद याद आ रहा होगा कि संचालन समिति तो हमने पहले भी पढ़ा था और उसके अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर नया कहाँ से आ गया? तो संचालन समिति अलग है, कार्य संचालन समिति अलग है। कार्य संचालन समिति आ जाए तो याद रखिएगा डॉक्टर के एम मुंशी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? संचालन के आगे कार्य लगाए, क्या से कार्य और क्या से के एम मुंशी, ठीक है। अगर आपके पास कोई अच्छी ट्रिक हो तो आप यूज कर सकते हो, मतलब मुझे जो आ रहा है जिससे मैंने याद की है चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति, एस वरदाचारी। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है? हमारे अधिकारों की रक्षा करना, हमारे लिए न्याय करना। और किसी भी देश में न्याय एक वरदान के रूप में होता है कि आपको एक अच्छा न्याय मिल जाए, अपने आप में एक वरदान है। तो ऐसे याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय हमें न्याय देती है और न्याय एक वरदान है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष हो गए एस वरदाचारी। संविधान सभा कार्यों की समिति, जीवी मावलंकर। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, मार लीजिए रट्टा इसको, जीवी मावलंकर को। अब आते हैं वित्त एवं कर्मचारी समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त मतलब पैसा, पैसा किसके पास होगा? पार्टी का पैसा सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? अध्यक्ष के पास। तो बस यहाँ भी हमारे अध्यक्ष साहब के पास सारे पैसे थे, तो वित्त एवं कर्मचारी, और कर्मचारियों को भी देखेगा अध्यक्ष ही, तो वित्त वाली समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास होगी, ऐसे याद कर लीजिए। भाषाई प्रांत आयोग, एसके डार। आपको लग रहा होगा कि हमने इनमें वो स्टार क्यों लगा रखे हैं, तो ये आपको मैं बाद में बता दूंगा, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। भाषाई प्रांत आयोग, एसके डार। इस पर भी मुझे ट्रिक पता है लेकिन ये भी थोड़ा कन्फ्लिक्टेड है, भाषा को लेके ही है, तो मैं वो भी नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा। और प्रेस गैलरी समिति, उषा नाथ सेन एक महिला अध्यक्ष थी, और जब महिलाएं बोलती हैं तो बड़े बड़े लोग चुप हो जाएंगे। ये तो प्रेस थी, तो प्रेस ऐसे याद रखिए कि प्रेस गैलरी समिति। अभी हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी महिला पत्रकार भी हैं, तो प्रेस से आप ऐसे याद रख लीजिए कि एक महिला थी उषा नाथ सेन, वो थी उस समिति के अध्यक्ष। ये बस एक याद करने की ट्रिक है, मैं किसी पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई मनोभाव है कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करूँ। अगला था नागरिकता पर तदर्थ समिति, एस वरदाचारी। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि मौलिक अधिकार किसको मिलेंगे, न्याय किसको मिलेगा? जो देश का नागरिक होगा मेनली। सर्वोच्च न्यायालय उन्हीं के लिए केस ज़्यादा लेता है, तो नागरिकता और सर्वोच्च न्यायालय दोनों एस वरदाचारी। अब आपका क्वेश्चन होगा, अच्छा एक मिनट रुकिए, अभी कुछ ऐसी हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखी थी, उनको मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो मतलब इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, उसको भी मैं लिखता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर मैं इस स्टार की कहानी भी बताऊंगा आपको। एक था प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। क्या था? प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। अब इसके अध्यक्ष थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरा मानना है ऐसा, मैं बाकियों का नहीं जानता हूँ। और दूसरा है संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार। नाम देख रहे हैं, ये भी शायद एक महिला ही थी, नलिनी रंजन सरकार, एक स्टार इन पे भी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट था प्रत्यायक समिति। क्या था? प्रत्यायक समिति। प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट है, बस दो और हैं, ज़्यादा नहीं है। एक थी सदन समिति, इसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था? बी, मैं इसको पट्टा पट्टा करके रटा था, पता है, बी पट्टाभी रमैया। आप इनको सीताराम करके भी याद कर सकते हैं, सीतारमैया, सीताराम। अच्छा बात है, थोड़ा भजन भी हो जाएगा, नहीं तो फिर मेरी तरह ही आप भी पट्टा पट्टा करके रटिए। लास्ट है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति है। मुख्य, और राइटिंग में मत जाइएगा, महात्मा गांधी के कुछ लक्षण इन मामलों में मेरे पास हैं। महात्मा गांधी का भी राइटिंग थोड़ा खराब था। मैं महात्मा गांधी हूँ नहीं, मैं अपनी तुलना भी उनसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ लक्षण मुझे बताने होंगे महात्मा गांधी वाले तो मैं अपनी राइटिंग को बता सकता हूँ। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, सोचिए बस, सीताराम या फिर पट्टा भी, पट्टा भी सीतारमैया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने स्टार क्यों लगाया है? बहुत देर से दिमाग में चल रहा होगा कि आपने सर स्टार क्यों लगाया। तो आपको बता दूं, जिन जिन के नामों में स्टार लगे हुए हैं, चाहे वो एस वर्धाचारी हो या फिर चाहे तो वो एस वर्धाचारी हो, एस के डार हो, एस वर्धाचारी हो या फिर नलिनी रंजन सरकार हो, इन जिनके नाम में स्टार लगा है ये लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ऐसा नहीं है कि संविधान को बनाने में बस संविधान सभा के लोग ही थे। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी समितियों के अध्यक्ष ऐसे लोग भी थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो अगर ऐसा कभी स्टेटमेंट आए कि संविधान सभा का पूर्णतः निर्माण संविधान सभा के सदस्यों ने किया है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैंने इसलिए इस चीज़ को आपको याद दिलवाया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कुछ एक ये हमारे संविधान की जर्नी, आज आज़ादी की जर्नी, स्वतंत्रता संग्राम की जर्नी में ये दिन काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी नहीं मित्र, 24 जनवरी। ठीक है, अब पूछेगा 24 जनवरी को क्या क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, पता ही होगा आपको, या फिर ये भी बताना पड़ेगा? गुड। दूसरा, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, दोनों एक ही दिन 24 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले अपनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति चयनित हुए थे, निर्वाचित नहीं, चयनित। ये ध्यान रखिएगा, चयन होना और निर्वाचन होना बोथ आर डिफरेंट। और संविधान सभा की अंतिम बैठक इसी दिन हुई थी। क्या चीज़ें हुई थी? इजी है, याद रखिए, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा की अंतिम बैठक, याद है ना? बस फोकस रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और घटनाक्रम पे फोकस करते हैं। 22 जुलाई 1947 क्या हुआ था? अब कंफ्यूज हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत में काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि
हम झंडा 15 अगस्त को ही फहरा लिए थे स्वतंत्रता का, तो फहराएंगे कैसे, होना भी तो चाहिए। हमने कब अपनाया उसको, 22 जुलाई 1947। 1949 मत कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 मत कर लीजिएगा। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 29 अगस्त 1947 मैंने आज भी पढ़ाया है क्लास में, कल वाली क्लास में ही पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन। गुड। अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। उसमें 2 दूसरे की जगह पे आए थे, याद होगा, कौन कौन थे, फिर पूछूंगा, नहीं बताया तो फिर पूछूंगा। मई 1949 राष्ट्रमंडल में सदस्यता का समापन, हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। तब राष्ट्रमंडल क्या होता है, उसके सदस्य कैसे बनते हैं, ये आपको दीपक सर मॉडर्न हिस्ट्री में बताएंगे। ये हमारा क्षेत्र नहीं है और मैं किसी के क्षेत्र का अधिग्रहण करने के सख्त खिलाफ हूँ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 26 जनवरी 1949, कल भी बताया था आप लोगों को, संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था, अंगीकृत, अडॉप्टेड। बस यही कुछ चीज थी। कुछ मार्गदर्शकों के नाम देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय एवं संघ शक्ति समिति, मैंने आपको बताया था। तीसरा कौन सा था, बस भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय एवं परामर्शदाता समिति। BR अम्बेडकर संविधान का प्रारूप। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे कल एक नए क्लास के साथ। और कल के क्लास का टॉपिक होगा सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, देशों के नाम देख के आइएगा। बाकी मिलते हैं कल, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।